हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मिशन नौकरी सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मिशन नौकरी सीरीज में हम लोग देखेंगे जीके जीएस की सीरीज। और आज का सीरीज जो है सीरीज नंबर 16 है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। तो ये 1984 में हुई थी। और ये पता है आपको कि इसमें से कौन सी गैस निकली थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी गैस निकली थी। तो याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। क्लियर फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के लिखे अपने पत्रों में कितनी मांगों की जिक्र की थी। जिस समय इरविन और गांधी जी का समझौता हुआ था उसमें कितनी मांगे रखी गई थी। तो फ्रेंड्स, उसमें कुल 11 मांगे रखी गई थी। और ये जो समझौता हुआ है ये कब हुआ है। तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ है। 5 मार्च 1931 को यह आपका समझौता हुआ है। उस समय गांधी जी जेल में थे। और गांधी जी आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें शामिल होने की रिक्वेस्ट थी, जिसके कारण इन्होंने ये समझौता किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है भारत ने अपने पहले परमाणु बम परीक्षण कब किया था। तो पहला परमाणु बम परीक्षण 1976 में हुआ था फ्रेंड्स। और इसका जो परीक्षण का जो संकेत रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संकेत क्या रखा गया था इसका। तो इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है कि दुनिया में कुल 8 देशों को ही परमाणु बम बनाने का मान्यता मिला है। और अंतिम जिसे मिला हुआ है नॉर्थ कोरिया, जिसको 2006 में आपकी मिली है। इस तरह से कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में 8 ही ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम की शक्ति अपने पास है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कहता है कि दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा। तो यह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग में सबसे ज़्यादा आपका व्यस्त है। अगर बात कीजिएगा नदी की कि कौन सा नदी जो है सबसे व्यस्त है, तो उसमें बात कीजिएगा तो ये राइन नदी है। राइन नदी जो है सबसे ज़्यादा आपका व्यस्त है। अगर नहर की बात कीजिएगा, दुनिया की सबसे व्यस्त नहर की अगर बात कीजिएगा तो नहर में हो जाएगा कील नहर। कौन सा नहर होगा। कील नहर। याद रखिएगा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि गाछ रूसल आछे किसकी बुक है। तो ये है आपका श्री कमलकांत झा को। याद रखिएगा, अनामिका को, डॉक्टर अनामिका को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 मिला हुआ था। 2020 इनके बुक के इनकी कृति के लिए डॉक्टर अनामिका को साहित्य आपका अकेडमी अवार्ड मिला हुआ था। और श्री कमलकांत झा का है गाछ रूसलाछी बुक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि रामविलास पासवान बिहार विधानसभा में पहली बार कब निर्वाचित हुए थे। तो 1969 में। ये रामविलास पासवान की अपनी पार्टी थी जिनका नाम था लोजपा, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है। तो कछुआ पुनर्वास भागलपुर में बनाया गया है। और कछुआ पुनर्वास जो है मीठे जल में आपका रहेगा कछुआ, तो ऐसा बनाया गया है। उसके बाद क्या, अगर दरभंगा की फेमस की बात किया है तो दरभंगा किस लिए फेमस है। तो मखाना के लिए फेमस है दरभंगा। ठीक है। अगर बात कीजिएगा आगे किशनगंज की, तो सबसे अधिक वर्षा होती है बिहार में। कहाँ पे। किशनगंज में। अब पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। और साथ ही साथ यहाँ पर ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है फ्रेंड्स, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है हमारा कि मेरी कहानी यानी ऑटोबायोग्राफी किसकी बुक है। तो एन ऑटोबायोग्राफी जो बुक है वो जवाहरलाल नेहरू की है। अगर बात कीजिएगा सुभाष चंद्र बोस की, तो इंडियन स्ट्रगल इनकी अपनी आत्मकथा का नाम है, इंडियन स्ट्रगल। राइट फ्रेंड्स। महात्मा गांधी का सबको पता होगा, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीणा है। वीणा बहुत अच्छा बजाते हैं और वीणा के लिए ही फेमस है। याद रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि कौन से जंतु वर्ग में तीन कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो है आपका उभयचर में 3 कक्षीय, मछली में 2 कक्षीय, सरीसृप और पंछी में 4 कक्षीय आपको क्या मिलते हैं, हृदय मिलते हैं। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन याद आता है आपके एग्जाम में। एक और बात याद रखिएगा कि मछली और उभयचर ये दोनों जो होते हैं शीत आपके क्या कहते हैं इसको, ठंडे
ठंडा ताप वाले जीव कहा जाता है। मतलब क्या कि ये आपका अनियत तापी होते हैं। मतलब इसका ताप जो होता है, तापमान बॉडी का फिक्स नहीं होता, अनियत तापी। लेकिन पंछी सरीसृप ये जो है ये नियत तापी होती है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इसका फिक्स होता है। राइट फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है एल्काइंस यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में तीसरा बॉन्ड बनाओ। तो 3 बॉन्ड बनाओ, तो आप इसे निकालने का तरीका देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड पहले बना दीजिए। अब इनके पास एक एक बचे हुए हैं, तो एक ही साइड में और एक ही साइड में। अब क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो रहा है हमारा C2H2। अब देखिए कि C2H2 किससे निकल के आएगा, तो ये निकल के क्या आएगा इस फॉर्मूला से CnH2n-2। तो आसानी से इसे कर सकते हैं। जब भी एग्जाम में पूछे आप बैठा के देख सकते हैं अगर आपको नहीं याद हो तो। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ कहने के पीछे रीजन है कि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर अगर कम कर दिया जाए ना, तो डायरेक्ट यह क्या हो जाएगा कि यह शुष्क से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर रॉकेट अंतरिक्ष जो होते हैं कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जब आप न्यूटन के दूसरे गति नियम यानी कि सेकेंड गति नियम और थर्ड गति नियम को अगर एक साथ अगर मिला दें तो यह परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को कभी खत्म किया जा सकता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहाँ पे लगता है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जितना उसके आपका क्या कहते हैं अभिकारक होंगे उतना ही उसका प्रतिफल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो सबसे पहले बेनेट ने प्रयोग किया था। कब, 1976 में। याद रखिएगा कि इसमें अगर क्वेश्चन चेंज करके संक्रमण वर्ड हटा दे, सिर्फ पारिस्थितिकी रहता तो इसका आंसर हो जाता जे टेस्ले। क्या हो जाता, जे टेस्ले। और जे टेस्ले ने इसका कब खोज किया था, तो 1935 में। क्लियर है। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी संक्रमण की बात हो रही है तो बेनेट हो जाएगा। अगर सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र की बात होता है तो जे टेस्ले 1935। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। बात कर रहा है संवहनी संयोजी उत्तक। तो संवहन अर्थात कि तरल में जो संयोजी उत्तक हो, तो तरल संयोजी उत्तक आपका कौन सा है, रुधिर है। क्योंकि इसमें प्लाज्मा पाया जाता है जो इसको लिक्विड फॉर्म में रखता है, और इसके साथ में इनके पास क्या पाया जाता है, लाल रुधिर कणिका भी पाई जाती है। सिर्फ प्लाज्मा नहीं हो सकता या सिर्फ रुधिर कणिका नहीं हो सकते, दोनों को मिलाने से बना हुआ रुधिर कणिका होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है क्षार के बारे इसमें से क्या सही है। तो क्षार के लिए पहले आपको मैंने बताया था फॉर्मूला कि अम्ल के, आपको याद रखिए अम्ल का मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या होगा, BRA। मतलब कि जब ब्लू से रेड हो जाए, जब लिटमस पत्र नीले से लाल हो जाए तो वह क्या कहलाएगा आपका, वह अम्लीय होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्षार का, तो उल्टा हो जाएगा। रेड से क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, रेड से ब्लू होना चाहिए। तो देखिए अब कह रहा है कि इसमें कौन सही नहीं है। तो कह रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो रेड से ब्लू, ये तो सही वाला बात है। उसका इसका स्वाद कसैला होता है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है नीला लिटमस को लाल करता है, ये किसका काम है, ये तो अम्ल का काम है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी याद रखिएगा कि जब आपका क्षार होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, लेकिन अगर अम्ल होगा तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि लाड़ ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लाड़ ग्रंथि में आपको एमाइलेज मिलता है। ध्यान रखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भोजन का पाचन का स्टार्टअप कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा मुंह से ही स्टार्टअप इसका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो इस पर विचार करना है कि प्रकाश पौधों और जीवों को दोनों को जनन प्रक्रिया में प्रभावित करता है, और दूसरा है जलीय तंत्र प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति को निर्धारित करता है। तो बिल्कुल सही है कि आपका प्रकाश और जल दोनों का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो लोहे में जंग लगना, ये तो फिर रिवर्स नहीं हो सकता, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, दही से फिर दूध नहीं बना सकते, ये भी रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जल के बाद जलवाष्प बना,
और जलवाष्प को ठंडा कीजिएगा तो जल बन जाएगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। कहता है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक की बात कीजिएगा तो वाट है। अर्ग और जूल ये दोनों किसके मात्रक है? ये इनके कार्य का है। एक अर्ग बराबर कभी कभी पूछ देता है, एक अर्ग बराबर कितने जूल? तो 10 के पावर 7, एक अर्ग बराबर 10 के पावर 7 जूल। और किलो वाट तो आपको पता ही है कि विद्युत शक्ति का है। अगले क्वेश्चन की अगर बात कीजिएगा तो कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल है, ठीक है। और उसके बाद न्यूटन बात कीजिएगा तो न्यूटन किसका है? न्यूटन बल का है। ओम किसका है? तो प्रतिरोध का। बात कीजिएगा अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो उस समय गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब क्या किसी ठोस से आपका मान लीजिए कि क्या है आपका कांच है, और कांच से जब हवा में जाती है तो स्पीड में क्या चेंजेज आएगा? तो हवा में रुकावटें कम हो जाएगी, जब रुकावट कम हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के अवधि कार्य करता है? तो सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें मोसले ने 1913 में कहा था कि परमाणु संख्या ही मेन रोल करता है किसी के परमाणु के लिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी ही इसका ब्रीफ करती है। अगर मेंडलीफ, ऑक्टेट्स और डेबिनार का देखेंगे तो ये सब परमाणु भार के आधार पे थे। किसके आधार पे थे? परमाणु भार के आधार पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है गति करते हुए एक विपरीत दिशा में आती हवा का सामना कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? मतलब कि आप इधर से कार लेके जा रहे हैं, इधर से हवा बह रही है, तो बताइए कि हवा आप पे कार्य कर रहा है, वह किस प्रकार का कार्य होगा? तो ऋणात्मक कार्य होगा। जब किसी वस्तु पे आप वर्क करें, बल लगाए और उसका विस्थापन विपरीत दिशा में हो, उल्टा दिशा में हो, तो उस कंडीशन में ऋणात्मक। आप पॉजिटिव दिशा में हो तो धनात्मक, और जब कोई परिवर्तन नहीं हो तो शून्य होता है, ठीक है। तो आप हवा आ रही है इसी दिशा में और कार जा रही है उल्टे दिशा में, तो ये ऋणात्मक हो गया। लेकिन हवा के साथ यह बह जाती तो धनात्मक हो जाता, हवा भी रुक जाता और कार भी रुक जाती तो वहाँ पे शून्य हो जाता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कहता है आपका नॉस्टॉक किसका एक उदाहरण है? तो ये नील हरित शैवाल का, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का आपका एक एग्जाम्पल है। और शैवाल के बारे में अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है फाइकोलॉजी क्या है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सुमेलित है? सही बताइए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कहता है तीन भक्षी गौण उपभोक्ता है जो कि आपका सुमेलित नहीं है। जनरली उत्पादक जो आपके सजीव होते हैं, जनरली आपके जितने पेड़ पौधे सब उत्पादक में आते हैं। इसके बाद तीन आपके कैटेगरी हो जाते हैं किसके लिए? उपभोक्ता के लिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इनमें गौण उपभोक्ता कोई सा भी नहीं होता है। बात कीजिए आगे की तरफ, तो कहता है कि सिग्मोइडा कोलोन ये किसका भाग है? तो कोलोन वर्ड दे दिया, इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोलोन किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। क्लियर है फ्रेंड्स? छोटी आंत आपका एक दिन में 6 से 7 लीटर क्या करती है? आपका रस निकालती है, जिससे पाचन की क्रिया होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? यानी कोई पदार्थ अपने क्वथनांक पे हो, जैसे कोई पानी हो और यह पानी में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इसमें क्या चेंजेज आएगा? तो हमेशा तापमान नियत रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे बढ़ेगा यह वाष्प में बदल जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में ताप हमेशा क्या रहेगा? नियत रहता है। ध्यान रखिएगा कि अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, वायुमंडलीय अगर दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ने की वजह से क्वथनांक भी बढ़ते हैं। अगर आप क्या कीजिएगा, वायुमंडलीय दाब के अगर बढ़ाने के बजाय आप क्या कर दीजिए कि उसको आप गर्म कर दीजिए, ज़्यादा आप क्या कर दीजिए, खुले में छोड़ दीजिए, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? फिर घट जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है हमारा यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में है? तो फ्रेंड्स ये गला में है, ठीक है। और नाक के बारे में तो पता है, सुनने का काम। कान के 3 भाग होते हैं। और आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ये भी याद रखिएगा। कॉर्निया सिर्फ दान किया जाता है। रेटिना पे फोटो बनती है। रेटिना के पास में एक लेंस लगा होता है जो कि उत्तल लेंस होता है। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कहता है कि सूर्यास्त के बाद
पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण। विकिरण मतलब किसी जगह पे किरण पड़ी और आपका दूर तक चली गई, इसे सूर्य विकिरण कहते हैं, स्थलीय विकिरण कहते हैं। पेनक्रियाज कोशिकाएं जो इंसुलिन की पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है, ये कहाँ निकलती है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से निकलती है। और ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि किस सेल से निकलेगी, तो बीटा सेल से निकलती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात कीजिएगा एस्ट्रोजन, तो ये गर्भवती महिला में आपका क्या होती है? हार्मोन का स्राव होता है। कॉर्पस एपिडिडायमिस यह क्या करता है कि आपका स्पर्म को मेच्योर करने में मदद करता है, यानी कि शुक्राणु पे आपका काम करता है। क्लियर है? बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है कि एविज गर्म रक्त वाले जीव है। गर्म रक्त वाला का मतलब क्या हो गया? नियत तापी वाले, ठीक है, जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है। उनका दिल कितनी कक्षों में रहता है? तो एबीज का 4 कक्षों में रहेगा, अभी बताया था मैंने। 3 कक्षों वाला कौन होता है? उभयचर होता है। और 2 कक्षों वाला जलीय होता है, जैसे मछली हो गया आपका, ठीक है। और 5 कक्ष वाला नहीं होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि वनों की कटाई से CO2 की मात्रा में कमी आएगी। बिल्कुल गलत बात। CO2 की ऊष्मा बांध लेता है, इससे वायु में नहीं निकलने देता है। तो 2 नंबर सही है, लेकिन 1 नंबर गलत है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा, तो कहता है कि आलू में स्टार्च की जांच के लिए जब नीला रंग प्राप्त होता है तो किसकी वजह से होता है? तो आयोडीन की वजह से होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? आयोडीन क्या है? एक आपका हैलोजन ग्रुप का एक तत्व है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा कौन सा आपका पदार्थ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, निकेल और लोहा, ये 2 आपके ज्यादातर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक क्या होता है? तो सभी रंगों के लिए समान? बिल्कुल भी नहीं। बैगनी रंग के लिए सबसे कम? बिल्कुल भी नहीं। लाल रंग के लिए सबसे कम? ये भी नहीं होगा। बैगनी रंग सबसे ज्यादा मूर्ति है, इसलिए इसका क्या होगा? सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा। बात करते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो प्राथमिक घटक क्या हो जाएगा प्राकृतिक गैस का? मीथेन, जिसका सूत्र CH4 होता है, ठीक है। आगे की तरफ बात कीजिएगा, तो कहता है कि आवासीय क्षेत्रों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रस्तावित मानक शोर कितना रखा है? तो इन्होंने कहा है कि 45 dB तक डेसिबल तक रह सकता है। अगर आप बात कीजिएगा औद्योगिक क्षेत्र में, तो आपका कहता है कि 75 तक, 70 से 75 रह सकता है, ठीक है। अगर शांत क्षेत्र का बात कीजिएगा तो 40 से लेकर 45 तक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आवासीय क्षेत्र का बात कीजिएगा तो 45 से 50 तक रहता है। क्लियर है फ्रेंड्स? बात करते हैं आगे की तरफ, कहता है कि BCG का टीका एक वैक्सीन है, किसके लिए? तो यक्ष्मा के लिए। यक्ष्मा का मतलब TB, यह ट्यूबरकुलोसिस से होता है आपका रोग। पोलियो वायरस से होता है। और कुष्ठ रोग जो होता है आपका किससे होता है? ये लैप्री नामक बैक्टीरिया से होता है, लैप्री, ठीक है। और खसरा का बात कीजिएगा तो खसरा भी क्या है? आपका वायरस जनित ही एक रोग है। ऐसा फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।